Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 7 of subject Biology and we are going to cover the chapter Shoot Part 1. The topic that we are going to cover in these sessions are characteristics of stem, difference between stem and root, the shoot apex, types of stem and modification, underground modified stems, subaerial modifications of stem, aerial modification, functions of stem, secondary functions of stem, internal structure of dicot stem, internal structure of monocot stem, difference between monocot and dicot stem, anatomical difference between stem and root, secondary growth in stem, activity of vascular cambium, activity of cork cambium, wood, structure of leaf. Our first topic is characteristic of stem. Stem arises as a prolongation of puillenum, grows and bends towards light and away from gravity. That is, जो हमारी स्टेम होती है वो हमेशा रोशनी की तरफ ही बढ़ती है और हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट साइड में बढ़ती है. स्टेम को हम डिवाइड करते हैं नोड्स में और इंटरनोड्स में. व्हेनेवर यू सी अ प्लांट, जब भी आप किसी एक प्लांट को देखते हैं तो उसकी जो स्टेम होती है वो नोड्स में और इंटरनोड्स में डिवाइडेड होती हैं जो उसकी ब्रांचेस बनाती हैं. स्टेम ऑल्सो बियर्स लीव्स, branches and flowers on the nodes and it also bears vegetative buds. Stem is also used to bear floral buds that grows into flowers. जितनी भी हमारी सारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये सारे हमारे इन्हीं स्टेम्स पे ग्रो करते हैं. Now what is the difference between stem and root? जब हम स्टेम की बात करते हैं, जो हमारा स्टेम है वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है और जो हमारा रूट है वो हमारा रेडिकल से डेवलप होता है. यंग स्टेम इज ग्रीन बट जो रूट होती है हमारी वो नॉन ग्रीन होती है बिकॉज वहां पे क्लोरोफिल नहीं होता. स्टेम्स को हम नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड कर सकते हैं बट ऐसा हम रूट्स में नहीं करते. स्टेम्स पे हमारा लीव्स, वेजिटेटिव्स एंड फ्लोरल बर्ड्स को बियर किया जाता है बट रूट कुछ भी ऐसा बियर नहीं करती. एपेक्स पे कोई भी कैप नहीं होती बट देयर इज अ रूट कैप ऑन द एपेक्स दैट ऑन रूट. इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉफिक. मींस जो हमारी स्टेम होती है वो लाइट की तरफ और ग्रेविटी से अपोजिट ग्रो करती है बट जो हमारी रूट होती है वो लाइट के अगेंस्ट और ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है. ओरिजिन ऑफ लेटरल ब्रांचेस इज एक्सोजिनस. मींस जितनी भी हमारी लेटरल ब्रांचेस होती है वो आउटर लेयर से ही ओरिजिन करती हैं बट जो हमारी रूट्स होती हैं वो एंडोजिनस होती हैं. मींस वो लेयर्स के अंदर की तरफ से ओरिजिनेट करती हैं. नाउ दी शूट एपेक्स, जो हमारे प्लांट्स का सबसे टॉप पोजीशन होती है उसे हम शूट एपेक्स कहते हैं और इसके दो पार्ट होते हैं, एक ट्यूनिका और एक कॉर्पस. ट्यूनिका इज द आउटर जोन ऑफ द शूट एपेक्स जो सिर्फ 1 से 3 लेयर्स तक की ही थिक होती है और इसका एपिडर्मिस जो होता है वो इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. पर जब हम कॉर्पस की बात करें, कॉर्पस इनर बॉडी होती है हमारे शूट की और इट इज अ मल्टी लेयर्ड जोन ऑफ सेल जो कि बहुत सारी डायरेक्शंस में, मतलब कि हर डायरेक्शंस में ग्रो करती है एंड इसी की वजह से हमारा प्रोकैम्बियम बनता है. यही जो कॉर्पस है यही हमारा जिम्मेदार है लीफ प्रोमेडा के लिए और यही जो हमारा कॉर्पस है ये लीफ प्रोमेडा को भी बनाता है. जो हमारी स्टेम होती है, वी हैव क्लासिफाइड स्टेम्स इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज अंडरग्राउंड, द सेकंड वन इज सबएरियल एंड द थर्ड वन इज एरियल. जब हम अंडरग्राउंड स्टेम्स की बात करते हैं उसके एग्जाम्पल हैं राइजोम्स, कॉर्न, बल्ब एंड ट्यूबर. सब एरियल स्टेम्स के एग्जाम्पल है रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर.
एंड एरियल स्टेम्स के एग्जाम्पल है टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फायोलोक्युलेट एंड कैलोडोड। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स, जो हमारी अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स होती है वो दो काम करती हैं। पहला, ये लीफलेस रहती है और विंटर के टाइम पे ये डॉर्मेंट हो जाती है, मींस ये तब तक ग्रो नहीं करती जब तक इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस ना आ जाएं। तो इसके हिसाब से जब तक हमारा एक सीजन खत्म नहीं हो जाता तब तक ये दोबारा से ग्रो नहीं करती और उस टाइम के लिए अपने फूड को स्टोर करके रखती हैं और ये बहुत ही ज्यादा थिक और फ्लैशी हो जाती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जिंजर, यैम, अनियन, ट्यूबर ऑफ पोटैटो। पर जब हम सब एरियल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशंस 4 तरीकों से देखे जाते हैं। फर्स्ट इज रनर, सेकंड वन इज स्टोलन, द थर्ड वन इज ऑफसेट एंड द लास्ट वन इज सकर। रनर बहुत ही लॉन्ग स्टेम होती है बट ये बहुत ही ज्यादा वीक होती है और इसमें बहुत सारे इंटरनोड्स होते हैं और ये जो हमारी रनर होती है वो सॉइल के सरफेस के हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस। बट जब हम स्टोलन की बात करते हैं ये हमारी बहुत ही ज्यादा वीक होती हैं बट अगेन लेटरल ब्रांचेस होती हैं जो कि अपवर्ड ग्रो करती हैं, मींस इट ग्रोज अगेंस्ट द ग्रेविटी and then arches down to meet the soil, strike shoots and produce daughter plants, for example jasmine and mint। पर जो हमारी ऑफसेट स्टेम होती है वो रनर की तरह होती है बट वो ज्यादा थिक होती हैं और उनसे बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं। बेसिकली ये जो ऑफसेट होती है ये हमारे एक्वेटिक प्लांट्स में देखी जाती है। सकर ग्रोज अंडर द सॉइल्स एंड इमर्जेस अपवर्ड्स, ये जो हमारे सकर होते हैं ये सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं और हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। एंड वी कम टू एरियल मॉडिफिकेशन। जब हम एरियल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, जो पूरी स्टेम होती है उनके कुछ पार्ट जो होते हैं वो एक डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने आप को चेंज करते हैं, जैसे कि लीफ का बनना या फिर नोड्स को या इंटरनोड्स को बनाना या फिर ऐसी चीजों को एक्वायर करना जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी होती हैं, जैसे कि लीव्स, बड्स या फ्लावर्स। इनके एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं जैसे कि स्टेम टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, ऑपुलिना या एस्पैरेगस। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम? बेसिक प्राइमरी फंक्शंस जो हमारे स्टेम के होते हैं, these are support and orient the leaves. The second one is conduct of water and material, and the third one is bear flowers and stem, flowers and fruits. जो हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है स्टेम का, पहला तो वो लीफ को सपोर्ट करती हैं और ज्यादा से ज्यादा सनलाइट के लिए एक्सपोजर प्रोवाइड करवाती हैं। दूसरा, ये प्लांट के लिए नेसेसरी वाटर और मिनरल्स को पूरे प्लांट में रीच करवाती हैं। एंड द थर्ड वन इज ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को भी बियर करती हैं। बट देयर आर सम सेकेंडरी फंक्शंस आल्सो, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड, पेरिनेशन, that is the underground stems help tide over the unfavorable growing period, for example ginger. Next is vegetative propagation, जैसे कि stems can be a means of vegetative propagation, example rose, sugarcane। Vegetative propagation में क्या होता है, if you cut a stem and put into the soil, तो वो अपने आप stems roots को और फ्रूट्स को या फ्लावर्स को ग्रो करने लग जाती हैं, और ऐसा केस रोज और शुगर केन में देखा जाता है। स्टेम्स ऑल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, कभी कभार हमारी स्टेम्स में क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन, इन सम प्लांट्स द ऑक्सिलरी बड्स मॉडिफाइज इनटू थॉर्न्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट। कुछ प्लांट्स में जो हमारी लीव्स होती है या जो स्टेम्स होती है वो अपने आप को कांटों में बदल लेती है, जिससे वो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज क्लाइंबिंग, कभी कभार
जो हमारी स्टेम्स होती हैं वो इतनी पतली होती हैं कि हम उनको क्लाइंबिंग के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि ग्रेप्स होते हैं, अंगूर की जो पूरी लता होती है वो अपने आप को क्लाइंबिंग के लिए भी यूज करती है। Now here is the internal structure of a dicot stem. If you look closely to a dicot stem, you will see the epidermis, hypodermis, endodermis, sclerenchyma, phylum, cambium, metaxylem, protoxylem, wood, parenchyma and pith. Now we can classify this stem into three parts. The first part is known as cortex, means this is the outer boundary of this stem, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। जब हम पेरिसाइकिल की बात करते हैं, पेरिसाइकिल हार्ड burst होती है, and when we talk about the vascular bundle, this vascular bundle helps in the propagation or the transport of food and mineral from root to the stem. The basic part of internal structure of dicots are epidermis, cortex, hypodermis, middle layer and endodermis, stelae, pericycle, vascular bundles, medullary rays and pith. The epidermis is the outermost single layer covered with cuticles, bears multicellular hairs and protective functions. The cortex helps in the inner to epidermis. There are three reasons in this. These are hypodermis, middle layers and endodermis. When we talk about stelae, all the tissues lying internal to endodermis constitute the stelae, and these are pericycles, vascular bundles, medullary rays and pith. But when we talk about the monocot stem, the structure is quite simple. We only have epidermis, hypodermis, vascular bundles and ground tissues. The epidermis is the single layer covered with cuticles. Stem hair is absent. But जब हम ground tissue की बात करते हैं, this is the mass of parenchymatous tissues. Now here is the difference between monocot stem and dicot stem. If we talk about the characteristic of a stem, dicot and monocot stem has some difference. Epidermal hairs in dicot stem are present, but these are absent in monocot stem. Hypodermis की बात करें तो collenchymatous tissues हमारे dicot stem में होते हैं, monocot में वो scalenchymatous tissues होते हैं। ग्राउंड टिश्यूज की बात करें तो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, पिथ और मेड्यूलरी रेस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कि हम इनको बता सकते हैं कि ये चीजें अलग अलग हैं। बट मोनोकॉट स्टेम में ये सारी चीजें अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं डाइकॉट स्टेम में, वो ज्यादा नहीं होते, वो यूनिफॉर्म साइज के होते हैं और रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ये दोनों तरफ से ओपन होते हैं और जो इनकी बंडल शीट होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। और जाइलम वेसल्स अरेंज्ड होते हैं रेडियल रो में और वाटर कैविटी यहाँ पे एब्सेंट होती है। जबकि मोनोकॉट में ये बहुत सारे होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बहुत सारे होते हैं और स्मॉल होते हैं पर पेरीफेरी के पास में होते हैं। इनकी जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो हर जगह स्कैटर्ड होते हैं और क्लोज्ड होते हैं और ये सारे बंडल शीट में रैप्ड होते हैं। जाइलम वेसल्स वाई फॉर्म में अरेंज्ड होती है और वाटर कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जबकि हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है और मोनोकॉट स्टेम में ज्यादातर वो एब्सेंट होती है। हाँ, कुछ प्लांट्स होते हैं जहां पे ये प्रेजेंट होती है, बट मोस्टली मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। एनाटॉमिकल डिफरेंस की बात करें अगर हम शूट और रूट के बीच में, तो क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन स्टेम इट इज प्रेजेंट, बट रूट में वो एब्सेंट होता है। से जो हेयर होते हैं यहाँ पे स्टेम में, जो अगर हेयर की बात करें तो मल्टी सेल्यूलर हेयर होते हैं, बट रूट में वो यूनिसेल्यूलर, मींस एक ही सेल से वो रूट बनती है। अगर हम ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो स्टेम में वो डिफरेंशिएटेड होते हैं और रूट में भी वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। कॉर्टेक्स में
जो स्टेम का कॉर्टेक्स होता है वो नैरो होता है फॉर डाइकॉट्स और अनडिफरेंशिएटेड होता है मोनोकॉट्स में। बट जबकि रूट की बात करें तो रूट का कॉर्टेक्स दोनों ही डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स में वाइड होता है। स्टेम की पेरिसाइकल बहुत सारी लेयर्स की बनी होती है और वो स्केलेनकाइमा और पैरेन्काइमा दोनों की ही बनी हुई होती है। बट जो हमारी रूट्स होती हैं वो रूट सिंगल लेयर्ड होती हैं और सिर्फ पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती हैं। वेस्कुलर बंडल स्टेम में बहुत सारे होते हैं और रूट में वो फिक्स नंबर में होते हैं। जाइलम हमारे स्टेम में एंडार्च्ड होता है और रूट में एक्सआर्च होता है। If we talk about the secondary growth in stem, it occurs only in dicot stem a little away from the shoot apex and helps the plant to grow in grit as well as and make it very strong to stand upright for many years. जब हम dicot stems की बात करते हैं, जो secondary growth होती है, जो shoot होती है, वो अपने आप को height में तो increase करती ही करती है, but विड्थ में भी अपने आप को इंक्रीज करती है ताकि जो आपका प्लांट है वो बहुत ही सालों तक जिंदा रह सके और सीधा खड़ा रह सके। ग्रोथ इन द थिकनेस इन डाइकॉट स्टेम बिकम पॉसिबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज एंटायरली बाय एक्टिविटी ऑफ टू लेटरल मेरिस्टेम्स, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, and these tissues thus formed are known as secondary tissues and growth in grit is referred as secondary growth. जब हम थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस में ग्रोथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं जो कि इनकी चौड़ाई को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और जब भी कोई प्लांट चौड़ाई में ग्रो करता है तो इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। Activity of vascular cambium. The strip of cambium present in the vascular bundle is called fascicular cambium. The cells of medullary rays adjoining the strips of vascular cambium becomes meristematic and form interfascicular cambium. Both fascicular and interfascicular cambium join to form a contiguous cambium ring, and these cambium rings are divided and add cells on the internal sides. Amount of secondary xylem produced is more than secondary phloem. ये जो हमारे वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं, बेसिकली ये वेस्कुलर कैम्बियम्स हमारे को फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड दीज आर सम रिंग्स, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स जो हमें हेल्प करती है हमारे फूड और वाटर को फ्रॉम रूट टू शूट को सेंड करने में। एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन डेवलप्स इन दी कॉर्टेक्स। ये जो हमारा कॉर्क कैम्बियम होता है ये कॉर्टेक्स में पाया जाता है और फेलोजन अपने आप को अंदर से भी और बाहर से भी दोनों ही तरफ से डिवाइड करता है। जो इनर सेल होता है वो डिफरेंशिएट होके सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है और जो आउटर सेल है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करके कॉर्क बनाते हैं। जो कॉर्क होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज किए जाते हैं और बाद में वो डेड हो जाते हैं, जबकि फेलोजन, फेलोडर्म and phellum together constitute the periderm. If we talk about the wood, wood is formed during the spring, which is called early wood or spring wood. In summer, cambium is less active and forms narrow vessels. This wood is called late wood or summer wood. Outer part of wood which is functional and consists of recently formed secondary xylem having some living cells is called sapwood. ऐसे भी कुछ पार्ट्स होते हैं वुड में जो कि अभी अभी रिसेंटली बने हुए होते हैं और सेकेंडरी जाइलम को फॉर्म करते हैं। ऐसी वुड को हम सैपवुड कहते हैं। As the plant ages, in the central part of stem, the inner cell of sap becomes non-functional and dark in color, and hence it is called heartwood. Now, what is the difference between wood, sapwood, and heartwood? If we talk about sapwood, ये अंदर बाहर की तरफ होते हैं और हार्टवुड सेंटर में होते हैं।
सैपवुड लाइट कलर के होते हैं, हार्टवुड डार्क कलर की होती है। सैपवुड लिविंग सेल्स की बनी होती है और हार्टवुड लिविंग सेल्स की नहीं बनी होती, यहाँ पे डेड टिश्यूज होते हैं। सैपवुड की जो लकड़ी होती है वो ज्यादा हल्की होती है और हार्टवुड की लकड़ी हैवियर होती है। Sapwood is less durable and heartwood is more durable. That is, it helps against the pathogens. पर जो हमारी सैपवुड होती है वो कमर्शियली बहुत ही कम वैल्यूएबल होती है और हार्टवुड कमर्शियली बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इफ वी टॉक अबाउट अ लीफ, जब हम एक पत्ते की बात करें तो पत्ते में there are several components. The first is leaf base, जहां से पत्ती उगना स्टार्ट होती है. Then there is a stalk of the leaf which is known as petiole. The middle vein जो पास होती है हमारी पत्ती में से, it is known as petiole. It is the stalk of the leaf. Leaf can be petiolate as in many dicots or it can be sessile as in most monocots. Lamina, that is leaf plate, which is the outer covering जहां पे पत्ती का हरा पार्ट या फिर क्लोरोफिल मौजूद होता है. It is a green, thin, flattened and expanded part of the leaf with veins and veins let transversing through its surface. Here is some example of leaf. The leaf can vary with the changes in the lamina, but every leaf should have a leaf blade and leaf node. Venation in leaves. Reticulate venation, that is vein forming a network, for example in dicot plants. But there are also some parallel venations, that is veins are arranged in parallel rows, that comes in the monocot stems. Do it yourself. These are the questions which you have to do by yourself. The first one is, which type of wood is formed when the cambium is less active? Define wood. Name two lateral meristems which are responsible for the increase in girth of the stem. The stem of grasses, rice, etc. remains weak and thin. Why? And the last one is, differentiate between conjoint and collateral vascular bundle. Thank you and have a nice day.